वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है? अ लाइन एल, एक लाइन है हमारे पास एल, ठीक है, थ्रू द पॉइंट 1,1 एंड 0,2। एक लाइन है हमारे पास एल जो कि 1,1 और 0,2 से पास कर रहा है, ठीक है। एंड अनदर लाइन एम, और एक दूसरा लाइन एम है हमारे पास विच इज परपेंडिकुलर टू एल। मतलब एक दूसरा लाइन है हमारे पास जो कि एल पर परपेंडिकुलर है एंड पासेस थ्रू 0,-हाफ। कैसा बनेगा फिगर हमारा? कुछ इस तरह का एक लाइन है हमारा एल जो कहां से पास हो रहा है हमारा, थोड़ा बड़ा बनाएंगे इसे, जो कि 1,1 से पास कर रहा है और 0,2 से ना, 0,2 हमारा इधर आ जाएगा, 0,2 से पास कर रहा है। और एक दूसरा लाइन है जो कि इस लाइन पर परपेंडिकुलर है और कहां से पास हो रहा है, 0,-हाफ है ना। तो कुछ इस तरह का होगा हमारा। तो ये रहा हमारा 0,-हाफ। और पूछ क्या रहा है हमसे? द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन विद द एक्स एक्सिस। मतलब ये लाइन और दिस लाइन विथ वाई एक्सिस, ये लाइन और वाई एक्सिस के बीच जो एरिया है, मतलब ये वाला एरिया कैसे निकलेगा हमारा? सबका नाम देते हैं, ठीक है। ये इसे नाम दे दीजिए ए, इसे नाम दे दीजिए बी, और इसे नाम दे दीजिए सी। तो हमसे ए बी सी ट्राइंगल का एरिया पूछा है। कैसे निकालेंगे? ए पता है, बी पता है, अगर सी पता चल जाता, सी का इनफैक्ट एक्स कोऑर्डिनेट भी अगर पता चल जाएगा तब भी हम निकालेंगे। कैसे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा हमारा ए बी, और हाइट कितना हो जाएगा सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा हमारा। तो सी कैसे निकलेगा हमारा? अच्छा, ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया ना, ये बी सी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना इस पे। तो सी हमारा क्या हो गया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें निकालना आता है, फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन उसके लिए आपको इस लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए। मतलब ए सी लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए। कितना हो जाएगा आपका? लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ए सी, जो कि हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। 2 पॉइंट पता है ना। कितना हो जाएगा हमारा? y-2 इक्वल टू m, कितना हो जाएगा 2-1 अपॉन 0-1, x-x1 मतलब 0। तो यहाँ से आ गया हमारा 2-1, एक स्टेप और लिख लेंगे, 2-1 और नीचे में क्या है -1, तो ये हो जाएगा -x। तो यहाँ से आ गया हमारा x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। और हमें निकालना क्या है यहाँ पर? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ना। अब इजली निकाल सकते हैं। क्या होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा? x-x1 कितना है हमारा? b का, b से निकालना है ना, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। तो x-0 अपॉन ए कितना है 1 इक्वल टू y-y1, y1 कितना है -हाफ, तो माइनस प्लस हाफ हो जाएगा अपॉन b क्या मतलब y का कोएफिशिएंट कितना है हमारा 1 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c मतलब 0। यहाँ पर a कितना है हमारा 1, a इंटू 0 प्लस b कितना है हमारा 1 इंटू माइनस हाफ प्लस सी कितना है हमारा -2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये हमारा कितना बन जाएगा? इधर -हाफ और इधर -2 मतलब -5/2, और बाहर में कितना है माइनस, तो +5/2 हो जाएगा। और नीचे में कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 2। ये कितना आ गया 5/4। यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ गया 5/4। x-1/0 इक्वल टू 5/4 मतलब x इक्वल टू 5/4, और y का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 5/4 -हाफ, 5/4 -हाफ। तो इससे अगेन 2/2 कर देंगे हम, तो ये हमारा बन जाएगा 3/2। तो 3/2 आ गया हमारा, हालांकि वो जरूरत नहीं था। तो ये हमारा कितना आ गया? एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया था हमारा 5/4 ना, तो ये हमारा आ गया 5/4 3/2। हमें क्या चाहिए था? एरिया। इधर ही निकाल ले क्या? ऐसा करते हैं ना, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, कर लेते हैं, एक सेकंड रुक जाएगा। वन था ना ये क्वेश्चन नंबर हमारा, तो एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ऐड हो गया। हम्म, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, एरिया निकालना है ना हमें। एरिया कितना होता है हमारा? हाफ
इंटू बेस, बेस कितना है हमारा ए बी, ए बी कितना हो जाएगा हमारा, ए बी डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ से, कितना हो जाएगा, ये कितना है हमारा 2 और ये कितना है हाफ, तो 2 प्लस हाफ, 2 प्लस हाफ लिख दीजिए सिंपल, इंटू हाइट, हाइट कितना हो जाएगा हमारा 5/4 इंटू 5/4। तो इस तरीके से बहुत सी आसानी से हम निकाल सकते हैं, कितना आ गया हमारा हाफ इंटू 2 प्लस हाफ 5/2 इंटू 5/4, तो ये कितना हो गया, ऊपर में आ गया हमारा 25 और नीचे में अच्छे से लिखेंगे, और नीचे में 4 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 16। हाँ, तो फाइनल हमारा एरिया क्या आ गया 25/16। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? हाँ, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा ये 1 को सॉल्व कर सकते हैं। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब ये लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब कुछ इस तरह का, इधर भी हो सकता है, वो देख लेंगे किधर आ रहा है हमारा, इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन द वैल्यू ऑफ के इज, ठीक है, देखेंगे यहाँ पर ये हमारा एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, अच्छे से इसे लिखेंगे 3 माइनस के टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 4 माइनस के टाइम्स ऑफ वाई प्लस 5 माइनस 3k इक्वल टू 0। अच्छा, कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू लेमडा, वो किस टाइप का होगा, एक्स इक्वल टू लेमडा टाइप, क्योंकि वाई का आप कुछ भी वैल्यू रखिए, वो एक्स का मान लेते हैं, ये 2,0 से अगर मान लेते हैं पास हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू लेमडा। सिमिलरली अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसे हम लिखते हैं वाई इक्वल टू लेमडा। फिलहाल इस क्वेश्चन पर आते हैं, तो कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल तो उसे हम एक्स इक्वल टू लेमडा लिख सकते हैं, मतलब एक्स इक्वल टू लेमडा फॉर्म में होगा वो, तो मतलब वाई वाला टर्म उसमें नहीं आना चाहिए, मतलब वाई का ऑप्शन 0 होना चाहिए, दिखा, दिख गया, मतलब ये 0 होना चाहिए, 4 माइनस के इक्वल टू 0, के का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 4। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। और ये सबसे मतलब नहीं, यहाँ से आपको लेमडा मिल जाएगा, अगर आप लेमडा यहाँ से चाहते ही है तो लेमडा निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका, इसे उस तरफ भेजिए तो क्या बनेगा आपका 5 माइनस 3k अपॉन 3 माइनस के, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा के का वैल्यू आपका 3 ना हो, क्योंकि के का वैल्यू अगर 3 हो गया तो ये आप इसे नीचे ले ही नहीं जा सकते हैं, ठीक है। के का वैल्यू 3 हो गया तब तो एक्स का कोएफिशिएंट भी आपका 0 हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे पता है हमें कि के का वैल्यू कितना है 4, हमें पहले से पता है के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, तो कोई दिक्कत नहीं ले जा सकते उस तरफ। तो ये आ गया आपका एक्स इक्वल टू लेमडा फॉर्म में, और एक्स इक्वल टू लेमडा फॉर्म में कब आएगा, जब के का वैल्यू हमारा कितना होगा 4। के का वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, हालांकि हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, क्योंकि हमसे जितना पूछा है हम उतना ही काम करेंगे। तो के का वैल्यू हमारा कितना आ गया 4। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं। फाइनल आंसर नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ एन, फाइंड द इक्वेशन टू द साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, एंड द इक्वेशन हुज हाइपोटेनस इज 3x प्लस 4y इक्वल टू 4, मतलब एक राइट आइसोसेलेस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो कुछ इस तरह का होगा, दोनों साइड बराबर है इसका, और हाइपोटेनस क्या बोल रहा है हमारा, अच्छा इसका इक्वेशन दिया हुआ है ना 3x प्लस 4y इक्वल टू 4 है, इस तरफ ले आते हैं तो -4 इक्वल टू 0, अच्छे से लिख लेंगे, इधर बड़ा सा बना ले, क्या बड़ा सा बना लेते हैं, ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा, राइट एंगल है, हाइपोटेनस ट्राइंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो ये दोनों 45 ये 90, और अच्छे से लिख लेंगे इसे। और क्या दिया हुआ है हमें, इसका इस साइड का इक्वेशन दिया हुआ है क्या 3x प्लस 4y इक्वल टू 4, ठीक है, और ये पॉइंट दिया हुआ है ना, द पॉइंट वर्टेक्स इज द पॉइंट 2,2, ये पॉइंट दिया हुआ है 2,2। पूछा क्या है हमसे,
अच्छा, इन दोनों का इक्वेशन पूछा है, नाम दे दे क्या, ए बी सी। तो ए सी और ए बी का इक्वेशन पूछा है। तो एक पॉइंट हमें पता है ए, अगर हमें इन दोनों लाइन का स्लोप मिल गया तो हम इजीली इन दोनों का इक्वेशन लिख सकते हैं। इन दोनों का स्लोप कैसे मिलेगा देखिएगा यहाँ पर, ये क्या है हमारा, बी सी हमारा कितना है 3x प्लस 4y इक्वल टू 4 ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 4y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4, मतलब y इक्वल टू -3/4, और 4/4 कितना हो जाएगा हमारा, हालांकि इससे हमें कोई लेना देना है नहीं, तो 4/4 ही रहने देते हैं। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसका स्लोप कितना आ गया, -3/4। इसका स्लोप का अगर बात करें तो वो हमारा कितना आ गया, -3/4। और ए बी और बी सी के बीच कितना है एंगल, 45 डिग्री ना। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं tan 45 डिग्री इक्वल टू मॉड ऑफ, कैसे निकालते हैं हम, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये हमारा बन जाएगा m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, +3/4 अपॉन 1 प्लस m -3/4। तो ये हमारा बन गया 4m प्लस 3/4, और नीचे में कितना आएगा, 4 - 3m/4। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 4 कैंसिल, फाइनली हमारा क्या आया। और tan 45 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4m प्लस 3/4 - 3m का मॉड इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, पीछे उस तरफ ले जाते हैं ना, तो ये हमारा बनेगा 4m, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मॉड हटा दे, क्या मॉड हटा देते हैं, मॉड अगर हटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा, +-1, ठीक है। तो ये बनेगा 4m प्लस 3, अगर प्लस के साथ खोले तो 4m - 3m, और अगर माइनस के साथ खोले तो इधर लिख लेंगे, या इधर ही रहने देते हैं, 4m प्लस 3, अगर माइनस के साथ खोले तो ये हमारा बनेगा -4 माइनस +3m। तो यहाँ से m का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 1/7, और यहाँ से m का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, -7। तो फाइनली ए बी और ए सी का इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, y-2 इक्वल टू 1/7 x-2, और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y-2 इक्वल टू -7 x-2। ए बी ए सी का इक्वेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x-7y, और ये -14 ना, उस तरफ जाएगा तो +14, 14 - 2 कितना होगा हमारा, 12 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से हमारा कितना आएगा, 7x प्लस वाई, और -2 है ना, और इधर से -14 और +14 होगा, इधर उधर जाएगा तो -14, तो टोटल -16 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, और इन सभी का आंसर भी अटैच है लास्ट वाले में, आप सॉल्व करने के बाद ही लेकिन देखिएगा, सबका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी का आंसर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्व पहले खुद से करिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। अच्छा, इन दोनों के बीच हमें एंगल फाइंड करना है ना। तो क्या दिया हुआ, 3x प्लस वाई -7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3x प्लस 7, और सिमिलरली ये क्या है हमारा, x प्लस 2y -9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 2y का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, -x प्लस 9। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -x/2 प्लस 9/2। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं, अगर इसका स्लोप का बात करें तो वो कितना है हमारा, -3, और यहाँ से भी हम क्लियरली देख सकते हैं इसका स्लोप का बात करें तो वो कितना है हमारा, -12। तो इस तरीके से दोनों का हम स्लोप निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल। तो एंगल हम कैसे निकालते हैं, m1
माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, मॉड लगाना ना भूले, -3 माइनस माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस -3 माइनस हाफ। तो ये हमारा बनेगा -6 और ये प्लस हो जाएगा ना, मतलब -5/2 और नीचे में कितना बनेगा हमारा 5/2। तो ये तो हमारा 1 आ गया ना, ये दोनों कट जाएगा, तो -1 का मॉड मतलब 1। तो थीटा का वैल्यू हमारा क्या, tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1। तो थीटा का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, हमें पहले से पता है tan थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा का वैल्यू 45 और फाइनल एंगल जो होता है वो हमारा कितना होता है थीटा, मतलब 45 डिग्री एंड पाई माइनस थीटा। यहाँ से दो वैल्यू निकलता है ना, थीटा और दूसरा पाई माइनस थीटा। दो एंगल होता है ना किसी भी लाइन के बीच। अगर ये 45 है तो ये कितना होगा पाई माइनस पाई मतलब 180, 180 माइनस थीटा मतलब 180 माइनस 45 कितना होता है 135। तो दो एंगल होता है किसी भी दो लाइन के बीच। तो थीटा तो 45 आया, लेकिन एंगल की अगर बात करें तो वो कितना आ जाएगा 45 एंड 135 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से या इस तरीके से लिख लीजिए 180 माइनस 45 मतलब 135 डिग्री। तो इन दोनों लाइन के बीच कितना एंगल होगा 45 और 135। किसी भी दो लाइन के बीच एक एंगल नहीं, दो एंगल एग्जिस्ट करता है, दो एंगल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 4x माइनस 3y इक्वल टू 10। हमें वो लाइन फाइंड करना है जो 2,3 से पास कर रहा है और इस लाइन पर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रहा है। और हमें पहले से पता है कि अगर इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है तो इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए हमारा -1। तो यहाँ से सबसे पहले इसका स्लोप देख लेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 3y इक्वल टू 4x माइनस 10। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3 माइनस 10/3, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका स्लोप हमें क्लियरली दिख रहा है कितना है 4/3। तो m1 आ गया हमारा 4/3, रहने देते हैं 4/3 डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहा है हमें। तो जो लाइन हमें चाहिए मतलब ये लाइन, इसका स्लोप अगर हम m मान लें तो m इंटू 4/3 हमारा कितना होना चाहिए -1। तो यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा हमारा -3/4, ठीक है, -3/4। और हमें इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा क्या आ जाएगा y माइनस y1 मतलब 3 इक्वल टू m मतलब -3/4 x माइनस 2। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं हम। ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 4y माइनस 12 इक्वल टू -3x प्लस 6। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 4y और 12 को उस तरफ भेजेंगे तो कितना बनेगा 18। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 18। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये 5 था ना हमारा, हाँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन find the equation of the line which has positive y-intercept, find the equation of line which has positive y-intercept 4 यूनिट, ठीक है, एंड इज पैरेलल टू द लाइन। अच्छा इस लाइन के पैरेलल है मतलब इसका स्लोप, लाइन का स्लोप और इसका स्लोप बराबर होगा। तो इसका स्लोप कितना है वो पहले देख लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा
2x माइनस 7, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/3 x माइनस 7/3, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है इसका स्लोप कितना है 2/3, और जो हमें लाइन फाइंड करना है उसका स्लोप इसके बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन के पैरेलल है, तो लाइन का इक्वेशन लिखेंगे हम, इक्वेशन ऑफ लाइन कितना हो जाएगा हमारा y माइनस, ये डायरेक्ट स्लोप फॉर्म में लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि हमें m पता है और c पता है। y इंटरसेप्ट हमारा क्या होता है c, तो 2/3 x प्लस सी, पॉजिटिव y इंटरसेप्ट है ना, मतलब 4, तो इजली हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 3y इक्वल टू 2x प्लस 12, मतलब 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा ये 6 को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और भी बोल रहा है इसमें, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट वेयर इट कट द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस को यहाँ ये कहाँ पर कट करेगा, एक्स एक्सिस को ये कहाँ पर कट करेगा, जहाँ पर भी कट करेगा वहाँ पे इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा 0, तो वाई इक्वल टू 0 रख कर देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, इफ वाई इक्वल टू 0 तो 2x माइनस 3 इंटू 0 प्लस 12 इक्वल टू 0 होगा हमारा। तो यहाँ से s का वैल्यू क्या आ जाएगा -6, तो ये बन जाएगा हमारा -6,0। तो एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा ये -6,0 पर, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये पैरेलल होगा इस लाइन के। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या आ गया पॉइंट हमारा -6,0, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ये लाइन और -6,0, 6,0। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, क्लासिफाई द पेयर्स ऑफ लाइंस एज कॉन्सिडेंट पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, मतलब हमें बताना है कि ये पैरेलल है या एक के ऊपर एक है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब तो उससे भी चेक करते थे ना, A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल के, बट यहाँ पे उस तरीके से हम नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो लाइन के तरीके से इसे देखेंगे हम। हर तरीका हमें पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम इसे उस तरीके से नहीं करेंगे। देखिएगा यहाँ पर स्लोप से करे क्या, स्लोप से ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पैरेलल, ये पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है या कॉन्सिडेंट है, ये बताना है ना हमें। तो पहला वाला को देखेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 ना, तो यहाँ से अगर इसका स्लोप निकालना चाहे तो आराम से निकाल सकते हैं। 2y कितना आ जाएगा हमारा -x प्लस 3, तो y कितना हो जाएगा 2 को उस तरफ भेजिए, -x/2 प्लस 3/2, तो इसका स्लोप हमें इजली दिख रहा है, कितना है हमारा -1/2। और दूसरे वाले का स्लोप निकालते हैं, वो हमारा कितना है -3x -6y प्लस 9 इक्वल टू 0 ना, तो यहाँ से 6y इक्वल टू आ जाएगा -3x प्लस 9, तो यहाँ से ऐसा करिए 6 को इस तरफ भेजिए, तो -3/6 प्लस 9/6, तो यहाँ से देख सकते हैं अगर इसका स्लोप का बात करें कितना आ जाएगा हमारा -3/6, मतलब -1/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों का स्लोप हमारा सेम आ रहा है। अगर स्लोप सेम आ रहा है तो 2 पॉसिबिलिटी बनता है यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन सा, या तो दोनों लाइन पैरेलल हो या फिर एक के ऊपर एक हो, दरअसल एक ही लाइन हो, ये एक के ऊपर एक मतलब कॉन्सिडेंट लाइन। तो दोनों में से कौन सा है देखेंगे यहाँ पर। अगर एक के ऊपर एक लाइन रहा तो दूसरा लाइन जो है वो हमारा वो k टाइम्स दिस लाइन होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर जैसे इसको देखिए, यहाँ पर क्या x प्लस 2y माइनस 3, और इस लाइन को अगर देखें तो ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ है हमारा -3 टाइम्स x प्लस 2y माइनस 3, मतलब पहला लाइन में ही दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं, पहला लाइन में ही -3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं। तो वो पैरेलल तो नहीं, कॉन्सिडेंट है, मतलब एक ही लाइन है एक तरह से। इस लाइन में आप -3 बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दी तो आपको ये मिल जाएगा, मतलब ये कोई दूसरा लाइन नहीं, यही लाइन है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। पैरेलल नहीं बोलेंगे ना, पैरेलल बोलते हैं तो -3 से मल्टीप्लाई करने पर ये -3 से मल्टीप्लाई करने पर ये नहीं आना चाहिए,
मतलब ये वाला केस है, ये वाला केस नहीं है, ठीक है। पैरेलल वाला ही केस देखेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं स्लोप के मदद से कि लाइन कॉन्सिडेंट है, पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है। दूसरा देखेंगे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में हमसे क्या बोल रहा है, एक्स प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 को उस तरफ भेजिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं m1 कितना आ गया हमारा, माइनस हाफ। सिमिलरली दूसरा क्या है हमारा, 2x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 ना। तो यहाँ से 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, माइनस 2x माइनस 3। और 4 को उस तरफ भेजेंगे तो 4 इस तरफ आ जाएगा, 4 इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका स्लोप हमारा कितना आ गया, m2 मान लेते हैं इसे, माइनस 2/4 मतलब माइनस हाफ। तो यहाँ पर भी अगेन सेम तरह का केस बन रहा है, क्या दोनों का स्लोप बराबर है, तो या तो दोनों पैरेलल है या फिर एक के ऊपर एक लाइन, दोनों में से कौन सा है देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप दूसरा लाइन को देखें तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स x प्लस 2y, 2 टाइम्स x प्लस 2y बट 3 प्लस 3/2 लिख देते हैं इसे, इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि इन दोनों में से कोई एक होगा, ये तो हमें पता है। अगर ये पैरेलल होता, ये कॉन्सिडेंट होता तो 2 टाइम्स होता दिस वन, बट यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पर कितना है 3/2। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3/2 है। हम यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं फिर कि लाइन हमारा कॉन्सिडेंट तो नहीं, तो कॉन्सिडेंट नहीं है तो फिर क्या है, पैरेलल है, सिंपल। और पैरेलल लाइन का इक्वेशन भी हमें पता है ना, अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर एक लाइन है ax प्लस by, रहने देते हैं वो, इसे समझते हैं, ठीक है। तो अगर कॉन्सिडेंट होता तो ये पूरा का पूरा 2 टाइम्स x प्लस 2y प्लस 1 होता है हमारा, लेकिन कॉन्सिडेंट नहीं है तो फिर क्या है, पैरेलल है। दो ही पॉसिबिलिटी है ना, स्लोप अगर सेम है तो ये हमारा क्या है, पैरेलल। तो ये कॉन्सिडेंट था, लिख देंगे यहाँ पर कॉन्सिडेंट पहला वाला, और दूसरा वाला क्या है, पैरेलल, ठीक है। और पता कैसे चला, अगर कॉन्सिडेंट रहता तो k टाइम्स ये पहला लाइन का होता, ठीक है, जैसे ए पार्ट में है। लेकिन यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है, x प्लस 2y प्लस 1 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2y प्लस 1 नहीं है हमारा, ये 3/2 है और यहाँ पर क्या था 1, ठीक है। तो ये पैरेलल है हमारा। नेक्स्ट देखेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2y का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 3x प्लस 5, और 2 को उस तरफ भेजे तो ये हमारा बन जाएगा 3/2x प्लस 5/2। तो यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि इसका स्लोप कितना है हमारा, m1 नाम दे देते हैं, स्लोप कितना है हमारा 3/2। और दूसरा लाइन का इक्वेशन क्या बोल रहा है हमारा, 2x माइनस नहीं प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू हमारा आ जाएगा -2x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि m2 कितना आया हमारा, -2, ठीक है। जब स्लोप ही हमारा बराबर नहीं है तो किस तरह का केस बनेगा, जब स्लोप ही बराबर नहीं है, मतलब पैरेलल भी नहीं, कॉन्सिडेंट ही नहीं है, तो कभी ना कभी तो वो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, कभी ना कभी तो वो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, दोनों का स्लोप बराबर नहीं है तो तीन ही तरह का पॉसिबिलिटी हो सकता है हमारा, पैरेलल, कॉन्सिडेंट या फिर इंटरसेक्टिंग। अगर स्लोप बराबर नहीं हो तो कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम n गिवन पॉइंट ऑन अ वेरिएबल लाइन इज 0। मतलब एक हमारे पास लाइन है और बोल रहा है कि
एन गिवन पॉइंट है, तो मान लेते हैं इधर 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 इधर, ठीक है, मान लेते हैं। और क्या बोल रहा है, अलजेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एन गिवन पॉइंट, मतलब अगर परपेंडिकुलर सबसे ड्रॉ करें इस पे, इस लाइन पे, इधर से भी उल्टा ही ड्रॉ कर, और कहाँ है, इधर भी है ना। इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एन गिवन पॉइंट, मान लेते हैं इसे हम P1 x1 कॉमा y1, P2 x2 कॉमा y2, P3 x3 कॉमा y3, और n गिवन पॉइंट है ना, तो इसी तरह बहुत सारा होगा। इसको मान लेते हैं पी एन एक्स एन माइनस वन, वाई एन माइनस वन, और पी एन माइनस वन था ना ये, और पी एन को मान लेते हैं एक्स एन वाई एन, ठीक है। ये सब हमारे पास गिवन पॉइंट बोल रहा है यहाँ पर, एक्स एन वाई एन, और ये वेरिएबल लाइन, इसका कुछ इक्वेशन मान लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन हम मान लेते हैं एक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर बोल क्या रहा है वो देखेंगे, इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एन गिवन पॉइंट ऑन अ वेरिएबल लाइन इज जीरो, देन प्रूव दैट द वेरिएबल लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इन सभी का हम सम करें ना, जैसे ये एल्जेब्रिक सम बोल रहा है ना, तो P1 P2 P3 Pn माइनस वन Pn। अब अलजेब्रिक सम बोल रहा है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आता है। कैसे निकालते थे हम, जैसे Pi मान लेते निकालना है हमें, जैसे मान लीजिए P1 ही हमें निकालना है, ठीक है। तो P1 कैसे निकालेंगे, माइनस, अलजेब्रिक निकालना था ना हमें, तो माइनस वगैरह पहले तो हम मॉड लगाते थे, पहले कैसे लगाते थे, मॉड लगा के निकालते थे। क्या बनता था हमारा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते थे। लेकिन यहाँ पर अलजेब्रिक सम बोल रहा है ना, तो हम अलजेब्रिक जब डिस्टेंस निकालेंगे तो उसमें मॉड नहीं रहेगा, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो मॉड हटा के बात करेंगे। और यहाँ पर अगर हम ये तो P1 के लिए निकाले ना, इन जनरल अगर हम Pi के लिए निकाले तो वो क्या होगा हमारा, जहाँ जहाँ वन है वहाँ वहाँ आई रख दीजिए। आई कहने का क्या मतलब है, जैसे आई मतलब P1 के लिए निकाला ना, P2 अगर निकाला रहे तो आई की जगह पे 2 रख दीजिए, P3 निकालना रहे तो आई की जगह 3 रख दीजिए, Pn निकालना हो तो आई की जगह पे n रख दीजिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसका अल्जेब्रिक सम, मतलब सबका सम करेंगे, तो सम करने के लिए आप क्या लगा सकते हैं, सिग्मा, और आई का वैल्यू मान लेते हैं 1 से लेकर के n तक, तो दोनों तरफ सिग्मा लग जाएगा, आई का वैल्यू 1 से लेकर के n तक। तो ये हमारा क्या बनेगा, अब तो बस सिग्मा नोटेशन पे हमें खेलना है, तो ये बन जाएगा ए टाइम्स, ये अंदर भेज सकते हैं ना सिग्मा को तीनों में इंडिविजुअली, तो ये हमारा बनेगा सिग्मा आई का वैल्यू 1 से लेकर के n एक्स आई अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी टाइम्स सिग्मा आई का वैल्यू 1 से लेकर के n y1 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ आई का वैल्यू 1 से लेकर के n सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हालांकि ये तो हमारा कांस्टेंट आएगा, 1 से लेकर के n टाइम्स ये हो रहा है, तो इसके जगह पे हम डायरेक्ट n भी लिख सकते हैं, ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर ये सारा का सारा पॉइंट हमारा गिवन है, x1 y1 x2 y2 गिवन है, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा है ना गिवन पॉइंट, मतलब ये फिक्स पॉइंट है। अगर ये फिक्स है तो इन सभी का मतलब x1 फिक्स है हमारा, तो इन सभी का जब हम सम करेंगे तो वो भी हमारा फिक्स आएगा, मतलब ये हमारा फिक्स है, ये एक फिक्स नंबर आएगा हमारा। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट भी सबका फिक्स है, तो सबका सम करेंगे वो भी हमारा फिक्स आएगा। और ये तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको हटा कर लिख ही दे क्या, n टाइम्स है ना हमारा, तो n टाइम्स सी अपॉन ये, ठीक है।
तो सारा का सारा हमारा x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y2 xn कॉमा yn हमारा फिक्स है, तो ये फिक्स हुआ, ये भी फिक्स हुआ, ये भी फिक्स हुआ, मतलब इसका एक फिक्स वैल्यू आएगा। और वो वैल्यू कितना आएगा वो तो हमें नहीं पता। कैसे नहीं पता? वो हमें देन प्रूव दैट द लाइन पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट। इसका वैल्यू मतलब अगर ये लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो इसका वैल्यू हमारा कितना आना चाहिए? जीरो, तभी हम मानेंगे ना फिक्स पॉइंट है। तो ये जीरो आएगा तभी ना। ये तो फिक्स पॉइंट हो गया, मतलब कि मान लेते हैं ये है और इसे मान लेते हैं अल्फा आ रहा है, ये इसका सम का वैल्यू आ रहा है अल्फा, बी बीटा मान लेते हैं, ठीक है। और ये इसको मान लेते हैं गामा आया, ये गामा है, ठीक है। तो ए अल्फा प्लस बीटा अच्छा यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि अलजेब्रिक सम है परपेंडिकुलर का हमारा जीरो। अच्छा, तो उससे क्या? अच्छा हाँ, इस इक्वल टू जीरो ये बोल रहा है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि अलजेब्रिक सम हमारा क्या है? जीरो। अच्छा, इसका वैल्यू हमारा जीरो है, ठीक है। इसका वैल्यू, और ये क्या है हमारा, इसे हम गामा मान लेते हैं, नहीं इस क्वांटिटी को गामा मान लेते हैं, गामा टाइम्स ऑफ सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ से हमारा ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं ना, गामा से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ए अल्फा अपॉन गामा प्लस बी बीटा अपॉन गामा प्लस सी इक्वल टू जीरो। और अल्फा बीटा तो हमारा फिक्स आएगा क्योंकि x1 को y1 ये सब फिक्स है हमारा। गामा भी फिक्स आएगा हमारा, गामा क्या हो जाएगा? एन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा हमारा तीनों हमारा फिक्स है, तो अल्फा अपॉन गामा और बीटा अपॉन गामा भी हमारा फिक्स होगा, मतलब इसका वैल्यू जीरो होगा। कब? x इक्वल टू लिखेगा यहाँ पर x इक्वल टू अल्फा अपॉन गामा, और अल्फा गामा आपको पता ही है, और y इक्वल टू बीटा अपॉन क्या हो रहा है यार ये? अब ठीक है क्या? एक सेकंड रुक जाइएगा। क्या गड़बड़ हो गया ये? फाइनली ठीक हो गया, पता नहीं क्या हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा था हमसे? हाँ, ये x1 y1 ये सब हमारा फिक्स गिवन पॉइंट बोल रहा है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख रहे हैं कि इधर आ जाते हैं हम, अल्फा अपॉन गामा और बीटा अपॉन गामा, एक्स का वैल्यू अल्फा अपॉन गामा और वाई का वैल्यू बीटा अपॉन गामा रखें तो इसका वैल्यू जीरो आ रहा है। मतलब ये जो लाइन है हमारा, और ये है क्या हमारा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में अल्फा अपन गामा और बीटा अपन गामा रखने पर वैल्यू, और वो हमारा जीरो आ रहा है, मतलब अल्फा अपन गामा और बीटा अपन गामा इसे सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो लाइन है हमारा वो अल्फा अपन गामा कॉमा बीटा अपन गामा से पास करेगा, और यही शायद हमें प्रूव भी करना था। प्रूव दैट द वेरिएबल लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, और वो फिक्स पॉइंट कौन सा होगा वो भी बता दिया आपको हम, अल्फा अपन गामा और बीटा अपन गामा। यहाँ पर अल्फा क्या है, ये सिग्मा का वैल्यू, और बीटा क्या है, इसका वैल्यू, और गामा क्या है, एन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी
स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 8 में हम सॉल्व कर सकते हैं। हेंस प्रूफ लिख दीजिए। ये कोई बोर्ड का पेपर तो है नहीं कि आपको हर स्टेप लिखना होगा कि ये रहा हमारा वो एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू, जिसके लिए वाई का वैल्यू ये रहा हमारा एक्स का वो वैल्यू और वाई का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का वो वैल्यू और वाई कोऑर्डिनेट का वो वैल्यू जिससे ये लाइन पास करेगा। ये सब तो आपको लिखने का झमेला है नहीं, ये तो अच्छा होता है आपका मतलब एमसीक्यू में। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि वो फिक्स पॉइंट कौन सा होगा, वो भी आप बता सकते हैं, अल्फा अपन गामा। और अरे यार ये क्या हुआ, ऐसे ही रहने देते हैं। इस तरीके से आप बता सकते हैं, इससे ये पास करेगा। इस और फिक्स पॉइंट भी अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप बोलिए ठीक है पहले जो गिवन पॉइंट है ना वो बताओ, फिर हम बताते हैं, नहीं तो यहाँ तक ही छोड़ के आ जाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, प्रूव डेट नो लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 4, -5। ठीक है, सो डेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम -2, 3 विल बी इक्वल टू 12। यहां पर क्या बोल रहा है हमसे कि 4, -5 से कोई भी लाइन नहीं ड्रॉ किया जा सकता है, सो डेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम -2, 3। मान लेते हैं माइनस, ऐसा करते हैं ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, एक पॉइंट पहला कौन सा बोल रहा है 4, -5 ना। 4, -5 किधर आएगा हमारा, कहीं इधर। 4, -5 कहीं इधर आएगा हमारा। ठीक है, 4, -5 मान लिए। आगे क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट से कोई भी लाइन ऐसा ड्रॉ नहीं किया जा सकता है जिसका डिस्टेंस -2, 3 से कितना हो 12। तो जैसे मान लेते हैं, इससे पहले पास तो करा दे, ऐसा करिए ना, इसे भी इरेज करिए। अब मान लीजिए ये पॉइंट आपका है 4, -5। ये बढ़िया था, जब पॉइंट से पास ना करे तो लाइन के ऊपर ही पॉइंट ड्रॉ कर दो। तो ये क्या बोल रहा है, अगर मान लेते हैं डिस्टेंस इससे निकाले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर ही होगा ना हमारा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि कोई भी ऐसा लाइन ड्रॉ नहीं किया जा सकता है जो, इसका पहले लिख लेते हैं यहाँ पर -2, 3 है ना। कोई भी ऐसा लाइन ड्रॉ नहीं किया जा सकता है जो 4, -5 से पास करे और -2, 3 से अगर उसका डिस्टेंस निकाले तो वो हमारा 12 है। मतलब ऐसा कोई लाइन ड्रॉ किया ही नहीं जा सकता है। देखेंगे यहाँ पर, मान लेते हैं ऐसा कोई लाइन ड्रॉ हो रहा है तो डिस्टेंस निकाल के देखते हैं। डिस्टेंस हमारा कितना होता है, इस लाइन का इक्वेशन है क्या हमारे पास, नहीं है ना। इस लाइन का पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसे मान लेते हैं L1। तो L1 का इक्वेशन लिखिए, क्या बनेगा हमारा, y प्लस माइनस +5 है, y +5 इक्वल टू m x माइनस x1 कितना है हमारा 4। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास mx, इधर ही लिख लेते हैं, mx -y -4m + 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे लगा के देखते हैं, अब शायद सही हो गया हो। हाँ ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब हम चाहे तो डिस्टेंस d निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा हमारा ax1, मतलब ये लाइन का इक्वेशन आ गया ना हमारा। तो ax1 मतलब m -2 प्लस by1, तो b कितना है हमारा -1 और y1 के जगह पे क्या रखेंगे 3 प्लस c, और c कितना है हमारा -4m + 5 अपॉन √a² + b²। कितना हो जाएगा m का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, मतलब 1 + m का स्क्वायर। और देखते हैं m का किस वैल्यू के लिए ये डिस्टेंस हमारा 12 आ रहा है। अगर आना रहा तो 12 आएगा ही m का किसी न किसी वैल्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -2m -3 और इधर कितना है -4m है ना। तो ये यहाँ से हमारा क्या आ गया -4m -2m, कितना आ जाएगा हमारा -6m
और -3 और इधर -5 मतलब -8 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m का स्क्वायर इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये माइनस हटा सकते हैं, दोनों माइनस है ना, तो माइनस माइनस दोनों मॉड में से हटा सकते हैं। पूरा न्यूमरेटर में माइनस है ना, तो इसे इस तरीके से लिख लेंगे, माइनस टाइम्स ऑफ 6m प्लस 8, ऐसा करते हैं ना। अच्छा रहने देते हैं 6m प्लस 8। तो अब ये माइनस को हम प्लस कर सकते हैं, मॉड में है तो माइनस हटा सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, और यहाँ से 2 अगर बाहर निकाल लें तो अंदर में क्या बचेगा, 3m प्लस 4 ना, प्लस 4। तो ये 6 टाइम से कैंसिल होते नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 3m प्लस 4 इक्वल टू 6 टाइम्स, अगर प्लस के साथ खुला तो प्लस माइनस रहने देते हैं, दोनों लिख लेते हैं एक साथ, 6 टाइम्स, ये मॉड है ना, मॉड इधर भी है इधर भी, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। अगर बोथ साइड हम स्क्वायर कर दे तो ये हमारा क्या बनेगा, 3m प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना बनेगा, 9m स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर मतलब 16 प्लस 2 टाइम्स 3m इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 24m, और 24m, और इधर कितना आएगा हमारा 6 इंटू 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 36, 1 प्लस m स्क्वायर है तो 36 प्लस 36 m स्क्वायर, राइट हैंड साइड हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली हमारा क्या आया, 36 माइनस 9 मतलब 27 m स्क्वायर माइनस 24m प्लस 36 माइनस 16 कितना आ जाएगा हमारा, प्लस 20 हो जाएगा ना। 36 में 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20, हाँ सही है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका तो डी ही हमारा लेस देन 0 है, कैसे, अगर इसका डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बोल रहा है, इसका डी निकालिए तो डी आपका बनेगा 24, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी होता है ना, माइनस 24 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 27 इंटू 20, थर्टी सिक्स माइनस 16 20 ही होता है ना, हाँ सही है। तो ये आपका बनेगा 24 का होल स्क्वायर माइनस 27, 4 इंटू 20 80। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है हमें कि 24 का स्क्वायर और इसमें से कौन बड़ा है, मतलब ये 24 इंटू 24 लिखा हुआ है, और ये 27 इंटू 80 मतलब 24 से दोनों बड़ा है, तो ये बड़ा ही आएगा। एक छोटे क्वांटिटी से बड़ा क्वांटिटी माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारा ओवरऑल कैसा आएगा, निगेटिव। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं डी इसका लेस देन 0 है, तो यहाँ से m का कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगा, मतलब नॉट पॉसिबल, पॉसिबल इधर लिखेंगे, ये फ्लैश होता है क्या इधर जाने पर, अच्छा बढ़िया है। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू वैल्यू ऑफ m, इतना सुंदर हैंड राइटिंग में लिखे हैं, नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ m, मतलब m का किसी वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। और हम क्या मान के चले थे इसको 12, कि 12 किस m के लिए आ रहा है, मतलब 12 किसी भी m के लिए नहीं आ रहा, तो सही बोल रहा है यहाँ पर 12 इसका डिस्टेंस कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर याद नहीं रखना है, मतलब इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, हेंस प्रूफ, मतलब इसका डिस्टेंस कभी भी 12 हो ही नहीं सकता, किसका, वो लाइन का, वो लाइन का जो 4,-5 से पास कर रहा है, डिस्टेंस किससे, -2,3 से 12 कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, 3 लाइन्स, अच्छा 3 लाइन दिया हुआ है हमें, फॉर्म 3 साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। ठीक है, मतलब स्क्वायर का ये 3 साइड है, हमसे पूछ क्या रहा है, इक्वेशन ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ दिस स्क्वायर, अच्छा चौथा साइड मतलब पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे x प्लस 2y प्लस 3 बोल रहा है ना, दूसरा x प्लस 2y माइनस 7,
मतलब ये दोनों हमारा पैरेलल है। और तीसरा क्या बोल रहा है, 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। हमें क्या चाहिए, चौथा साइड। तो ऐसा दो लाइन आएगा ना, एक इधर भी हो सकता है, ये इधर हो गया यार, एक इधर भी हो सकता है और एक इधर भी होगा। दो तरीका है ना। ये तो हो गया कॉमन सेंस है कि एक इधर आएगा कि ऐसा डॉटेड में दिक्कत हो रहा है, ऐसा करिए ना कि ये डॉट वॉट वाला हटाते हैं, ये डॉट वाला हटाइए, ऐसा करिए, अब ठीक है। ठीक है, तो सबका इसका इक्वेशन कितना था हमारा, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, और ये कितना था हमारा x प्लस 2y माइनस 7। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं ना, क्या हो जाएगा हमारा, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, ये सब तो बताए थे ना। कितना हो जाएगा, अगर मान लेते हैं ये स्क्वायर है ना, तो साइड ए होगा, हो जाएगा हमारा। तो ए हमारा कितना हो जाएगा, C1 माइनस C2 मतलब 3 माइनस माइनस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कितना आ गया हमारा ये, 7 3 10, और नीचे में √5, 10 √5, तो ये कितना हो गया हमारा 10 √5। ठीक है, 10 √5। अब मज़ेदार बात ये है कि ये स्क्वायर है, तो ये भी हमारा ए होगा और ये भी हमारा ए होगा। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन हमें पता है ना, कितना है, 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। और ये लाइन का इक्वेशन हमें नहीं पता है, तो लेकिन हमें इतना पता है कि ये कितना होगा, 2x माइनस वाई प्लस लेमडा मान लीजिए इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से a निकालना चाहें तो a हमारा कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर इन दोनों लाइन से a निकालना चाहे तो वो हमारा कितना, ये भी तो a है ना हमारा, कितना हो जाएगा, इसका कांस्टेंट माइनस इसका कांस्टेंट, मतलब लेमडा माइनस माइनस 4, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये तो 5 होगा, ये तो यहाँ से कटता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास मॉड ऑफ लेमडा प्लस 4 इक्वल टू, इधर आ जाते हैं, लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 10, मतलब लेमडा प्लस 4 का वैल्यू प्लस माइनस 10, मतलब लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 10 माइनस 4। तो यहाँ से लेमडा का दो वैल्यू आएगा, प्लस 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, और माइनस 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा -14। तो फाइनली हमारा दो इक्वेशन निकल के आएगा। पहला यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस वाई, एक बार लेमडा का वैल्यू 6 रखिए तो ये +6 इक्वल टू 0, एक बार लेमडा का वैल्यू -14 रखिए तो -14 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम रिमेनिंग साइड निकाल सकते हैं, या फिर ये बोलिए चौथा साइड निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, सारा का सारा हमारा आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। एक बार खुद से सॉल्व करिएगा और उसके बाद आंसर आकर चेक करिएगा, और जो नहीं बनेगा वो यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन, जिससे हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा बेहतर हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।